तो अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 213, सर्कुलर नंबर 213 की, जो कि जारी किया गया 26 जून 2024 को। ये डिस्कस करता है इशू को, इसोप को, ईएसपीपी को या आरएसयू को। तीनों को मैं आपकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को उनका अच्छे काम करने के लिए उनको शेयर्स फ्री में दे देते हैं, या उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप सस्ते रेट पर, सब्सिडाइज्ड रेट पर शेयर्स बाय कर लीजिए, और काफ़ी एम्प्लॉयज़ अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक होल्डिंग कंपनी होती है जो इंडिया से बाहर होती है, सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही होती है, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब्सिडरी कंपनी के अंतर्गत उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। इन दैट केस समटाइम्स इट हैपन, सब्सिडरी कंपनीज ने शेयर देने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, बट शेयर्स इशू किए जाते हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा। होल्डिंग कंपनी इंडिया से बाहर है, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने इंडियन जो सब्सिडरी कंपनी है उसको सर्विस दी है, और क्योंकि ये रिलेटेड पार्टीज़ हैं तो सर्विस के ऊपर सब्सिडरी कंपनी को रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना है। तो सीधा सीधा मुद्दा ये है कि ये जो शेयर्स दिए जाते हैं होल्डिंग कंपनी के द्वारा जो कि इंडिया से बाहर है, टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, वेदर सब्सिडरी कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। वो आईटीसी क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती, वो तो डिपेंड करेगा उसकी इंडस्ट्री या उसके वो टैक्सेबल टर्नओवर है या एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट वेदर दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर reverse charge if shares are issued directly by holding company which is situated outside India to the employees of subsidiary company which is located inside India। दोस्तों, इस पर जो पॉइंट है वो ये उठता है कि जो शेयर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ के अंदर कवर होते हैं, और सिक्योरिटीज़ को ना गुड्स माना गया है ना सर्विस माना गया है। सिक्योरिटीज़ को ना गुड्स माना गया है ना सर्विस माना गया है। जब शेयर्स सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल करते हैं और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सप्लाई ही नहीं है एट ऑल, तो जीएसटी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो यही क्लैरिफिकेशन है कि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर अगर बाद में सब्सिडरी कंपनी रियम्बर्स भी करती है होल्डिंग कंपनी को, तो तब भी कोई जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ अ राइडर, वो ये राइडर है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने कोई कन्वीनियंस चार्जेस लिया है, कि कोई उनसे चार्जेस रिसीव करी हैं, कोई मार्कअप लिया है, कोई कमीशन ली है, तो इन दैट केस ये माना जाएगा कि होल्डिंग कंपनी ने इंडियन सब्सिडरी कंपनी को सर्विस दी है, ये सप्लाई मानी जाएगी। और अगर हम शेड्यूल 1 की सीरियल नंबर 4 को देखें तो चाहे इस केस में इसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानकर सब्सिडरी कंपनी को रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना होगा। अगर वो आईटीसी के लिए एंटाइटलमेंट है तो वो आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, बट वो तब होगा अगर कोई मार्कअप या कमीशन होल्डिंग कंपनी ने चार्ज किया है। अगर सिंपली होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ शेयर्स इशू किए हैं सब्सिडरी कंपनी के कहने पर, और बाद में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को अगर उसके पैसे भी दे देती है, तो ये सप्लाई के परव्यू से बाहर रहेगा, क्योंकि शेयर्स का इशू करना सप्लाई माना ही नहीं जाता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर नंबर 213 आपकी नॉलेज के लिए यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।